वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। एक बार फिर दोबारा से आप सभी लोगों का स्वागत है और अभिनंदन है। आज हम लोग स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन्स को पढ़ने वाले हैं। ये लॉजिकल रीजनिंग या फिर एनालिटिकल जो रीजनिंग होती है उसके अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इसके अंदर अंदर हम लोग थ्योरी देखेंगे और फिर कुछ एग्जांपल्स देखेंगे कि क्वेश्चंस को लॉजिकली किस तरीके से हमें सोचना होता है और ऑप्शंस के अकॉर्डिंग अपने जो भी गिवन ऑप्शंस हैं उसके अकॉर्डिंग एप्रोप्रिएट ऑप्शन को चूज करते हुए आंसर करना है। Disclaimer: The images, text, and other materials used in our presentations are for educational purposes only. We respect the intellectual property rights of the original creators and owners. If you are the owner and have any concern or issues, please contact us at sathi@iitk.ac.in and we shall remove the content immediately. Please note that parts of the content may have been generated using generative AI, which is experimental. Thank you. तो सबसे पहले हम लोग स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन्स के अंदर ये देखेंगे, इसके ट्रेंड एनालिसिस को पढ़ते हैं। अब बेसिकली ट्रेंड एनालिसिस क्या होता है? ट्रेंड एनालिसिस का मतलब हुआ ये कि जो भी चैप्टर है, जिस भी चैप्टर की बात हम लोग कर रहे हैं, उस चैप्टर के अंदर अलग-अलग टाइप्स के क्वेश्चन होंगे। मान लीजिए उसको पढ़ने के लिए 2 जगह पर या 3 जगह का या 4 जगह पर उसका क्लासिफिकेशन किया है या हम उसके टाइप्स कह सकते हैं। तो जितने टाइप्स में उनको डिवाइड किया गया, लास्ट 4 से 5 सालों का हमने डेटा लिया या 2 या 3 सालों का हमने डेटा लिया और फिर उसमें देखा कि किस टाइप से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं। फिर उससे कम क्वेश्चंस किससे पूछे गए हैं और किस टाइप से मिनिमम क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इस तरीके से विद इन अ चैप्टर नंबर ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड इन प्रीवियस ईयर विद इन अ चैप्टर। चैप्टर के अंदर-अंदर देखना है हम लोगों को। तो स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन के अंदर सबसे पहला जो आता है वो आता है एसएससी सीएचएसएल 2023 टायर 2 एग्जाम। अब इसके अंदर सबसे ज्यादा जो पूछे गए 1 स्टेटमेंट एंड 2 कंक्लूजन बेस्ड प्रॉब्लम्स पूछी गई और उसके बाद मिनिमम टाइम्स क्या आया, मोर देन 1 स्टेटमेंट एंड 2 3 4 कंक्लूजन्स के बेसिस पर। तो बेसिकली यहां से एक बात ये समझ में आती है कि एक क्वेश्चन तो वो है जो कि 1 स्टेटमेंट 2 कंक्लूजन्स वाले हैं और एक ऐसे हैं जिसके अंदर मोर देन 1 स्टेटमेंट है एंड मोर देन 1 कंक्लूजन भी है। 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। अब 2023 की बात करूं तो इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस टोटल हमसे 4 पूछे गए। यहीं पर एसएससी सीजीएल 2023 की बात करी जाए टायर 2 एग्जाम की, 1 स्टेटमेंट 2 कंक्लूजन बेस्ड प्रॉब्लम ज्यादा पूछी गई थी विद कंपैरिजन टू मोर देन 1 स्टेटमेंट एंड 2 3 4 कंक्लूजन से। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 2। आफ्टर दैट एसएससी सीएचएसएल 2022 की बात करूं टायर 2 एग्जाम की, तो मोर देन 1 स्टेटमेंट एंड 2 3 4 कंक्लूजन से ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे विद कंपैरिजन टू 1 स्टेटमेंट एंड 2 कंक्लूजन बेस्ड प्रॉब्लम्स के। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 4। आफ्टर दैट एसएससी सीएचएसएल 2022 टायर 2 की बात करूं तो 1 स्टेटमेंट 2 कंक्लूजन बेस्ड प्रॉब्लम्स के क्वेश्चन ज्यादा पूछे गए थे विद कंपैरिजन टू मोर देन 1 स्टेटमेंट एंड 3 4 conclusions. Total number of questions 1. At last, SSC CGL 2022 Tier 2 एग्जाम मोर देन 1 स्टेटमेंट एंड 2 3 4 कंक्लूजन से ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे विद कंपैरिजन टू 1 स्टेटमेंट एंड 2 कंक्लूजन बेस्ड प्रॉब्लम्स। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 12। तो इस पूरे एनालिसिस को पढ़ने के बाद में एक बात क्लियर हो जाती है कि हमारे लिए दोनों ही टाइप्स बहुत ज्यादा जरूरी हैं। हम ये नहीं कर सकते हैं कि एक को हमने कर लिया, एक को और दूसरे को हम छोड़ सकते हैं या एक को हम ज़्यादा अच्छे से करें, दूसरे को क्विट कर दें, नहीं। हमें दोनों को ही ढंग से पढ़ना है क्योंकि कभी भी कोई भी क्वेश्चन दिया जा सकता है। 1 स्टेटमेंट 2 कंक्लूजन के ज़्यादा चांसेस हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मोर देन 1 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस को किया ना जाए या वो कभी पूछे नहीं जाएँगे, नहीं। दोनों ही टाइप्स पर हमें बराबर मेहनत करनी है। इस पूरे एनालिसिस से ये बात पता चल रही है। Now, chapter number 42 that is statement and conclusions. चैप्टर का नाम दिया हुआ चैप्टर 42 है स्टेटमेंट और कंक्लूजन्स। अब बेसिकली इसके अंदर होता क्या है?
देखिए, पहले तो एक बात ये समझ लीजिए, नाम से पता चल रहा है कि स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, मतलब कि स्टेटमेंट का मतलब हो गया वाक्य और कंक्लूजन का मतलब हो गया निष्कर्ष। वाक्य और निष्कर्ष मतलब जो भी कथन था, जो भी वाक्य था, उसका क्या निष्कर्ष निकलना चाहिए, उसका कंक्लूजन क्या है। बोलते हैं ना कि कुछ भी जैसे मैटर हुआ, कोई भी बात हुई, भाई कंक्लूजन पे आइए, कंक्लूजन क्या है इसका। कंक्लूजन मतलब कि उस पूरे मैटर का एक निचोड़, कि फाइनल कंक्लूजन जो रिजल्टेंट फाइनल निकल के आया वो ये निकल के आया। किसी दो पक्षों के बीच में लड़ाई हो गई, किसी सोसाइटी में रहते थे मिस्टर ए और मिस्टर बी में। तो ए ने बी से कुछ कहा, बी ने ए से कुछ कहा, एक दूसरे में हाथापाई हो गई। बाद में क्या हुआ, बाद में जब उन दोनों को बिठाया गया, गलतियां देखी गई किसकी थी किसकी नहीं, आखिरी में आकर के लड़ाई का निष्कर्ष निकाला गया, कंक्लूजन निकाला गया कि ठीक है, चलिए एक दूसरे से सॉरी बोलिए, बात खत्म करें। तो इसीलिए हम लोगों को कंक्लूजन पे पहुंचना होता है कि कोई भी स्टेटमेंट है, कोई वाक्य है, कोई मैटर है, कोई कथन है, तो उसका लास्ट में कंक्लूजन क्या निकल रहा है एट द एंड ऑफ द डे। तो यही चीज यहां पर हमको समझनी, हमें बेस्ट टू बेस्ट कंक्लूजन्स को कंक्लूड करते हुए और अपने क्वेश्चन का आंसर करना है। अब सबसे पहले जैसे यहां पर दिया गया कि स्टेटमेंट ए दिया गया है, क्या स्टेटमेंट इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स अरेंज टू फॉर्म अ मीनिंगफुल सेंटेंस। स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट की यहां पर परिभाषा समझाई जा रही है कि स्टेटमेंट क्या है। स्टेटमेंट इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जो कि अरेंज करे जाते हैं एक मीनिंगफुल सेंटेंस के अंदर, और वहां से कुछ ना कुछ उस पूरे के पूरे सेंटेंस का कोई ना कोई एक मीनिंग निकल के, एक आउटपुट निकल के आ रहा होता है। नाउ व्हाट इज कंक्लूजन? कंक्लूजन इज अ जजमेंट और डिसीजन रीच्ड आफ्टर कंसिडरेशन अबाउट द गिवन स्टेटमेंट। जो भी स्टेटमेंट दिया गया, उस स्टेटमेंट के बेसिस पर लास्ट कंक्लूजन क्या निकला, लास्ट जजमेंट क्या आया, लास्ट डिसीजन क्या हुआ, उस पर हम लोग पहुंचने की कहीं ना कहीं कोशिश करते हैं, उस स्टेटमेंट के बेसिस पर। यही है स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। आफ्टर दैट, हाउ टू रीच द कंक्लूजन। अब बात यह आती है कि कंक्लूजन पे किस तरीके से पहुंचना है। ये बात समझ में आ गई, स्टेटमेंट क्या है, ये बात आ गई, कंक्लूजन ये है, इस पर पहुंचना होता है। पहुंचना कैसे है, इस बात का कैसे डिसाइड किया जाए। तो कंक्लूजन इज अ ओपिनियन और अ डिसीजन। कंक्लूजन एक तरीके का एक ओपिनियन होता है। जैसे मैंने कहा ना, अभी मिस्टर ए में और मिस्टर बी में कोई लड़ाई हो गई, तो और उसके बाद में फिर क्या हुआ कि उनको दोनों को बिठाया गया। अब उसके हम लोग डिसीजन ले रहे हैं कि क्या होना चाहिए। तो डिसीजन लिया जाता है, तो डिसीजन लेना या अपना ओपिनियन बताना। आप अपना ओपिनियन बता सकते हैं कि भाई इसमें नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, या फिर अपना डिसीजन सुना दीजिए कि भाई मैं तो ऐसा चाहता हूं, बाकी आप लोग देख लीजिए। तो अपना ओपिनियन देना, किसी कंक्लूजन पर पहुंचने के लिए अपना ओपिनियन देना या अपना डिसीजन सुनाना, दैट इज फॉर्म्ड आफ्टर अ पीरियड ऑफ थॉट और रिसर्च ऑन सम फैक्ट्स और सेंटेंस स्टेटेड बाय समवन। और ये नहीं है कि ये किसी ओपिनियन पे पहुंच जाना या किसी डिसीजन पे पहुंच जाना तो ये एकदम से ऐसे सफर तय कर लिया और बस कुछ भी बोल दिया, नहीं। उस पर एक फॉर्म्ड आफ्टर अ पीरियड ऑफ थॉट। फॉर्म्ड पीरियड ऑफ थॉट का मतलब ये हो गया कि जो भी थॉट प्रोसेस है, जो भी उस मैटर की गंभीरता को समझना कि क्या हुआ है, उसके फैक्ट्स को समझना, जो भी स्टेटमेंट के अंदर दिया हुआ है, और तब उसके बाद में अपना डिसीजन देना या अपना ओपिनियन बताना। A consequent effect has always to be analyzed before reaching to the final result. कभी भी फाइनल रिजल्ट पहुंचने से पहले, जैसे आपका फाइनल, आपने सोच लिया कि भाई इसमें ये होना चाहिए, अब जो भी आप अपना फाइनल डिसीजन दे रहे हो उसको पहले एक बार आप कंक्लूड करिए। क्योंकि बोला जाता है ना कि बात जो एक बार निकल गई वो वापस नहीं जाती है। ऐसे ही जो भी आप अपना डिसीजन ले रहे हैं, अब जैसे सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, ये लोग क्या करते हैं, कोई भी मुजरिम है, कोई भी मैटर है उनके सामने गया, उसमें वो लोग गहन चिंतन करते हैं कि ऐसा हुआ तो ये हुआ, ऐसा हुआ, सारी चीजें फैक्ट्स देखते हैं,
दोनों पक्ष जो होते हैं उनकी बात को सुनते हैं, वकील अपनी बात कहते हैं, उनके पक्ष को रखा जाता है। फैक्ट्स को देखते हुए, समाज को देखते हुए, हर चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए तब जाकर के जज जो है वो अपना जजमेंट देते हैं। ऐसे ही नहीं है कि पहले दिन आप पहुँच गए, इसीलिए केस इतना टाइम लंबा चलता रहता है। नहीं तो चाहें तो वो ये तो एक दिन में केस खत्म, केस आया, हाँ ठीक है, कुछ सुना या फिर नहीं अपना बस डिसीज़न सुना दिया, नहीं, ऐसा भी तो कर सकते हैं, लेकिन नहीं। तो इसमें बताया गया कि जो भी आप फाइनल रिजल्ट पे पहुँच रहे हैं, जो भी फाइनल कंक्लूजन पे पहुँच रहे हैं, उसको एनालाइज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो भी आप डिसीज़न सुना रहे हैं, उसको ये सोच लेना कि हाँ, ये डिसीज़न ठीक है या नहीं है। दिस रिक्वायर्स अ वेरी सिस्टमैटिक एंड लॉजिकल अप्रोच, बहुत ही सिस्टमैटिक और बहुत ही लॉजिकल अप्रोच के साथ में, पॉजिटिव अप्रोच के साथ में, हार्श एक्शन नहीं होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि जिस तरीके का स्टेटमेंट है, उसी के अकॉर्डिंग उसका कंक्लूजन होना चाहिए। एक्शंस शुड बी डिपेंड ऑन द रिएक्शन। जैसा रिएक्शन है, वैसा ही एक्शन है। एक्शन छोटा है, तो उसका रिएक्शन बहुत बड़ा नहीं होगा। तो डिसीजंस जो लिए जा रहे हैं, वो एक सिस्टमैटिक, एक लॉजिकल अप्रोच के साथ में होने चाहिए। टू रीच टू अ कंक्लूजन, कंक्लूजन पर पहुंचने के लिए थिंक ओनली अबाउट द इंफॉर्मेशन गिवन इन द स्टेटमेंट। जो भी कंक्लूजन पे आपको पहुंचना है, वो स्टेटमेंट जो भी आया है, जो भी स्टेटमेंट में इंफॉर्मेशन दी गई है, केवल उसी के बेसिस पर आपको सोचना है। देयर इज नो नीड टू यूज एज्यूम एनीथिंग एल्स। आपको कोई जरूरत नहीं है कि कुछ भी चीज आप एज्यूम करें, अजम्पशंस अपनी लगाएं, ऐसा नहीं तो ऐसा हुआ होगा, वो नहीं तो ये हुआ होगा, नहीं। जितना स्टेटमेंट में दिया गया, बस उसी के अकॉर्डिंग आपको सोचना है। और ऐड एनी फर्दर और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन फ्रॉम आउटसाइड, और ना ही आपको ये इजाजत दी जाती है कि जो भी स्टेटमेंट दिया गया उसमें आप कुछ अपनी तरफ से एक्स्ट्रा एड ऑन कर दें, या कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन उसके अंदर और आप डिलीवर कर दें, ये भी नहीं है। बट एस्टैब्लिश्ड फैक्ट्स कैन नॉट बी डिनाइड, लेकिन जो फैक्ट्स हैं उनको डिनाइड नहीं किया जा सकता है। इस बात का भी ध्यान रखना है। हो सकता है कि लाइन के अंदर वो बात, जो स्टेटमेंट है, वो बात नहीं दी जा रही है कुछ ऐसी, लेकिन फैक्ट कुछ और कहता हो, तो फैक्ट्स के अपोजिट नहीं जाना है, और ना ही फैक्ट्स को आप डिनाइड कर सकते हैं, ये बात भी है। द सन ऑलवेज राइजेज इन द ईस्ट, सन जो है वो हमेशा पूरब से उगता है, दैट इज द फैक्ट, ये फैक्ट है। अब इसको आप डिनाई नहीं कर सकते हैं कि नहीं उस दिन तो वहां से हो गया था या वेस्ट से उग गया था एक दिन, नहीं, दिस इज द फैक्ट। अ डे कंसिस्ट ऑफ 24 आवर्स, एक दिन के अंदर 24 घंटे होते हैं, ये भी एक तरीके का एक फैक्ट है। ये नहीं कि किसी में 23 ही घंटे रह गए होंगे, नहीं, हर बार 24 होते हैं, 24 ही रहते हैं। तो इस तरीके के कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको हमेशा ध्यान में रखते हुए अपने डिसीजंस को सुनाना है। स्टेटमेंट एक दिया गया था एग्जांपल के तौर पे कि इंडियन प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड थ्रू सीक्रेट बैलेट। इंडियन प्रेसिडेंट जो है वो इलेक्ट किए जाते हैं सीक्रेट बैलेट के थ्रू। नाउ द कंक्लूजन इज इंडियन प्रेसिडेंट इज नॉट द सुप्रीम ऑफिसर ऑफ इंडिया। इंडियन प्रेसिडेंट जो होता है वो सुप्रीम ऑफिसर नहीं होता है इंडिया का। नाउ अब यहां पर जरा कंक्लूजन को समझते हैं। पहले में क्या बोला गया था स्टेटमेंट में कि इंडियन प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड थ्रू सीक्रेट बैलेट, पहले में बोला गया, उसके चुनाव से रिलेटेड बात हुई है। और कंक्लूजन में बोला जा रहा है कि इंडियन प्रेसिडेंट इज नॉट द सुप्रीम ऑफिसर ऑफ इंडिया। इंडियन प्रेसिडेंट जो है वो सुप्रीम ऑफिसर नहीं है इंडिया का। नाउ here the statement gave us information that the president of India is elected through a secret ballot, which is absolutely true। ये बात बिल्कुल फैक्ट है कि इंडियन प्रेसिडेंट का जो चुनाव होता है वो सीक्रेट बैलेट के थ्रू होता है। दिस इज अ फैक्ट। नाउ द कंक्लूजन गिव दैट इज इंडियन प्रेसिडेंट इज नॉट द सुप्रीम ऑफिसर ऑफ इंडिया। अब कंक्लूजन में बोला जा रहा है कि इंडियन प्रेसिडेंट जो है वो सुप्रीम ऑफिसर नहीं है इंडिया का।
कैन नॉट बी कंक्लूडेड फ्रॉम द स्टेटमेंट। अब ये स्टेटमेंट से किसी भी तरीके से मैच ही नहीं खा रहा है। वहां पर बात हो रही है उनके इलेक्शन की, तो इलेक्शन से रिलेटेड कुछ कंक्लूजन अगर दे रखा होता तो बात समझ में आती, हम उसमें अपना कोई ना कोई उसमें हम पक्ष रखते हैं अपना, लेकिन वहां पर तो बात कुछ और ही चल रही है। सो इट सीम्स टू बी इनवैलिड। ये बिल्कुल ही इनवैलिड असम्पशन है या इनवैलिड कंक्लूजन है। ऑल्सो अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन इट इज एन एस्टेब्लिश्ड फैक्ट। और अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन अगर हम लोग आ जाए तो ये भी एक एस्टेब्लिश्ड फैक्ट ही है दैट द प्रेसिडेंट इज द सुप्रीम हेड और ऑफिसर ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट जो होता है वो सुप्रीम हेड होता है या ऑफिसर्स का हेड हो सकता है, आप कुछ भी कह सकते हैं इसमें, ऑफिसर्स ऑफ इंडिया। तो वहां पर नॉट लगा देना वो चीज भी गलत है। हेंस द गिवन कंक्लूजन गोज अगेंस्ट द एस्टेब्लिश्ड फैक्ट। तो इसका मतलब ये जो कंक्लूजन जो जा रहा है ये एस्टेब्लिश जो फैक्ट्स होते हैं उसके ऑपोजिट में जा रहा है कहीं ना कहीं। सो इट इज टोटली इनवैलिड। तो बात समझ में आई। इस तरीके से फैक्ट्स को ध्यान में रखते हुए तब किसी भी कंक्लूजन पे हमें पहुंचना है। नाउ चैप्टर टिप्स को समझ लेते हैं कि चैप्टर्स की टिप क्या है। क्वेश्चंस करते टाइम पर, सोचते टाइम पर, सॉल्यूशन करते टाइम पर हमें कुछ यहां पर चीजों का ध्यान रखना है, वो भी देख लेना है। चैप्टर टिप समझते हैं। सबसे पहला है कि इफ स्टेटमेंट इज फॉर्म्ड विद टू और मोर सेंटेंसेस। अगर कोई भी स्टेटमेंट बन रहा है दो और ज्यादा स्टेटमेंट से, देन देयर शुड बी अ नो म्यूचुअल कॉन्ट्राडिक्शन इन सेंटेंस। इसका मतलब यह है कि इन दोनों के बीच में कोई भी म्यूचुअल कॉन्ट्राडिक्शन नहीं हो सकता है। सबसे पहली चीज तो ये हो गई। आफ्टर दैट स्टेटमेंट्स एंड कंक्लूजन शुड नॉट गो अगेंस्ट एस्टेब्लिश्ड फैक्ट्स एंड प्रिवेलिंग नोटेशंस या नेशंस ऑफ ट्रुथ। एक बात समझ लीजिए कि स्टेटमेंट और कंक्लूजन्स शुड नॉट गो अगेंस्ट एस्टेब्लिश्ड फैक्ट। चाहे स्टेटमेंट हो चाहे कंक्लूजन हो, जो भी फैक्ट्स होते हैं उसके ऑपोजिट नहीं जा सकता है। एंड प्रिवेलिंग नोटेशंस ऑफ ट्रुथ, और ना ही ट्रुथ को डिनाई करते हुए हम आगे बढ़ सकते हैं। जो ट्रुथ है, जो फैक्ट्स है, उसी के बेसिस पर ही कंक्लूजन बनाया जाएगा या कंक्लूजन को सही और गलत किया जाएगा। If, the third one is, if definite words like all, always, at least, only, exactly and so on are used, अगर मान लीजिए इनमें से कोई शब्द यूज हो रहा है, then such words may make the conclusion invalid or ambiguous। अगर यहां पर सबके ऊपर हम कोई चीज लागू कर दे रहे हैं, सभी लोग पढ़ते हैं, क्लास में सभी लोग पढ़ते हैं, तो ऐसा जरूरी तो नहीं है कि सब लोग पढ़ते हैं। ऑल के ऊपर, ऑलवेज के ऊपर, ऑलवेज हमेशा ये होता है, राम हमेशा पढ़ता है, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि वो हमेशा पढ़ता है। एटलीस्ट, ओनली, सिर्फ मैं ही ये काम कर सकता हूं। क्यों? कोई ऐसा नहीं हो सकता कि आपकी जैसा कोई और काम कर सके, सिर्फ मैं ही ये काम कर सकता हूं। एग्जैक्टली एंड सो ऑन, ये जो है ना, ये बहुत ही ज्यादा किसी भी शब्द को, इन शब्दों के साथ में अगर वर्ड्स, कोई भी वर्ड है और इस वर्ड के साथ में अगर लगा देते हैं तो वो उसको कहीं ना कहीं एक बाउंड्री में फिट कर देता है कि ये ही है बस। ठीक है, तो शब्दों को बाउंड्रीज में फिट नहीं करना है। इट इज बियॉन्ड द बाउंड्री। देन सच वर्ड्स मेक द कंक्लूजन इनवैलिड और एम्बिगियस। इसीलिए वो जो कंक्लूजन्स को और जो भी उसमें फैक्ट्स निकल के आ रहे हैं उनको कहीं ना कहीं एम्बिगियस करता है। द फोर्थ वन इज ऑलवेज रीड वेरी केयरफुली एंड ट्राई टू फाइंड कीवर्ड्स। हमेशा एक बात का ध्यान रखिए, ऑलवेज रीड वेरी केयरफुली, बहुत ही केयरफुली चीजों को पढ़िए। एंड ट्राई टू फाइंड कीवर्ड्स एज दे प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन एनालाइजिंग वैलिड एंड इनवैलिड कंक्लूजन्स। हमेशा एक बात का ध्यान रखिए कि जो भी, ऑलवेज रीड वेरी केयरफुली, जो भी स्टेटमेंट दिया गया उसे बहुत ज्यादा केयरफुली पढ़ें। एंड ट्राई टू फाइंड कीवर्ड्स, और उसके अंदर कीवर्ड्स को फाइंड आउट करें। जो भी महत्वपूर्ण उसके अंदर शब्द दिए गए हैं, क्योंकि दे प्ले अ वाइटल इंपॉर्टेंट रोल टू एनालाइजिंग वैलिड और इनवैलिड कंक्लूजन। वो एक वाइटल रोल निभाएंगे
किसी भी कंक्लूजन को वैलिड और इनवैलिड ठहराने में, ये चीज है। आफ्टर दैट, इफ द कंक्लूजन इज जस्टिफाइड विद द स्टेटेड एग्जाम्पल, अगर किसी कंक्लूजन को जस्टिफाई किया जाता है एक स्टेटेड एग्जाम्पल के थ्रू, देन द कंक्लूजन इज इनवैलिड, इसका मतलब वो कंक्लूजन जो है वो इनवैलिड है। आफ्टर दैट, देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस दैट आर आस्क्ड फ्रॉम दिस सेक्शन, इस पर्टिकुलर सेक्शन से काफी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, काफी टाइप्स के, इन डिफरेंट एग्जाम, अलग अलग एग्जाम्स के अंदर। सो हियर आर वी हैव क्लासिफाइड द प्रॉब्लम्स इनटू टू टाइप्स व्हिच आर एक्सप्लेन्ड बिलो। तो यहाँ पर वैसे काफी तरीके के होते हैं, यहाँ पर हमने दो टाइप्स को में इसको क्लासिफाई करते हुए, टू डिफरेंट टाइप्स में इसको क्लासिफाई करते हुए हमने यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स आपके सामने एक्सप्लेन करे हैं। तो उनको देखिए और उनसे समझिए कि किस तरीके से कंक्लूड किया जाता है किसी भी स्टेटमेंट को। नाउ द फर्स्ट वन इज 42.1, दैट इज टाइप फर्स्ट, वन स्टेटमेंट एंड टू कंक्लूजन बेस्ड प्रॉब्लम। वन स्टेटमेंट है और टू कंक्लूजन है, इसके बेसिस पर प्रॉब्लम्स आ रही हैं। वन स्टेटमेंट एंड टू कंक्लूजन बेस्ड प्रॉब्लम्स, in this type of questions a statement is given, इस तरीके के जो वन स्टेटमेंट और टू कंक्लूजन बेस्ड प्रॉब्लम के अंदर होता क्या है कि इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, इस तरीके के सवालों में a statement is given followed by two conclusion, एक स्टेटमेंट दिया जाता है और उसमें दो कंक्लूजन दिए जाते हैं। The candidate is required to find out which of conclusion follows the given statement, कैंडिडेट को ये फाइंड आउट करना होता है कि इसके अकॉर्डिंग कौन सा कंक्लूजन सही है, एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन अकॉर्डिंगली, और उसी के अकॉर्डिंग सही ऑप्शन को चूज करना होता है। फॉलोइंग एग्जाम्पल्स विल गिव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग अबाउट द टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड। यहां पर आपको कुछ टाइप के एग्जाम्पल समझाए गए हैं जिससे आपको क्वेश्चन करने में कहीं ना कहीं हेल्प मिलेगी कि किस तरीके से कंक्लूड किया जाए। डायरेक्शंस, each of these questions has a statement followed by two conclusions, first and second. Consider the statement and the following conclusions. Decide which of the conclusion follow from the statement. यहां पर कुछ आपको क्वेश्चंस दिए गए हैं, followed by two conclusion, बाद में दो conclusions दिए गए हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। कंसीडर द स्टेटमेंट, आपको स्टेटमेंट को कंसीडर करना है, एंड द फॉलोइंग कंक्लूजन्स, कंक्लूजन्स को भी देखना है, उनको कंक्लूड करना है। डिसाइड विच ऑफ द कंक्लूजन फॉलो फ्रॉम द स्टेटमेंट, और फिर ये डिसाइड करना है कि इस कंक्लूजन से, जो भी आपको स्टेटमेंट दिया गया था, इस स्टेटमेंट के बेसिस पर कौन सा कंक्लूजन इसमें ठीक है और कौन से गलत है। अब गिव आंसर्स के लिए एबीसीडी 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। पहला है इफ कंक्लूजन फर्स्ट फॉलोज, तो पहला ऑप्शन है। इफ कंक्लूजन सेकंड फॉलोज, तो बी ऑप्शन है। इफ बोथ कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकंड फॉलोज, तो सी ऑप्शन है। और इफ नाइदर कंक्लूजन फर्स्ट नॉर सेकंड फॉलोज, एक भी फॉलो नहीं करता है, तो उसके लिए डी ऑप्शन है। बहुत ही सिंपल से ऑप्शन है, एज इट इज ये लर्न हो जाएंगे। सिर्फ फर्स्ट के लिए ए ऑप्शन, सिर्फ सेकंड के लिए बी ऑप्शन, दोनों के लिए सी ऑप्शन और दोनों नहीं के लिए डी ऑप्शन। नाउ लुक इनटू द एग्जांपल। एग्जांपल नंबर फर्स्ट, स्टेटमेंट दिया गया था कि राम एंड श्याम ऑलवेज गेट फर्स्ट एंड सेकंड रैंक इन क्लास। राम और श्याम जो हैं, ये दोनों ही लोग फर्स्ट और सेकंड रैंक क्लास के अंदर पाते हैं। नाउ कंक्लूजन इज राम ऑलवेज गेट द फर्स्ट रैंक वाइल श्याम गेट्स द सेकंड रैंक। राम की हमेशा ही पहली रैंक आती है जबकि श्याम की सेकंड रैंक आती है। यह है पहला कंक्लूजन। दूसरा कंक्लूजन है द कंपटीशन बिटवीन राम एंड श्याम इज एज टफ एज नेल्स, मतलब इन दोनों के बीच में हमेशा ही कांटे की एक तरीके से टक्कर रहती है और बहुत ही जबरदस्त एक दूसरे के बीच में कंपटीशन रहता है। ये यहां से फर्स्ट और सेकंड कंक्लूजन आपको दिए गए हैं। नाउ लुक इनटू द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर।
फ्रॉम द गिवन स्टेटमेंट ओनली सेकंड फॉलोज, केवल इसमें सेकंड फॉलो करता है, बिकॉज इन स्टेटमेंट इट इज नॉट मेंशन्ड दैट हु वन कम्स फर्स्ट और हु कम्स सेकंड। अगर आप स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ें तो कहीं पर भी ये नहीं, अगर यहां पर एक शब्द लगा दिया जाता है ये लिखने के बाद में रिस्पेक्टिवली, तो समझ में आता कि राम के लिए फर्स्ट यूज हुआ है, श्याम सेकंड के लिए यूज हुआ है। लेकिन ऐसा कोई शब्द नहीं लगाया गया, इसका मतलब ये नहीं है कि राम के लिए हम फर्स्ट पोजीशन कंफर्म कर दें और श्याम के लिए सेकंड कर दें। ये कोई भी किसी की भी पोजीशन आ सकती है। हाँ, ये कंफर्म है कि फर्स्ट और सेकंड पर राम और श्याम रहते हैं, लेकिन कौन किस पर रहता है ये डिसाइड हम कंफर्म रूप से नहीं कर सकते हैं। इसीलिए पहला जो है वो यहां पर कंक्लूजन गलत किया है, सेकंड बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि ये बात बिल्कुल ठीक है कि इन दोनों के बीच में बहुत ही टफ कंपटीशन रहता है। ऑब्वियस सी बात है कि जब फर्स्ट और सेकंड पर आना है तो आपस में दोनों ही पूरी कोशिश ये करते करते होंगे। ऑब्वियस सी बात है कि मुझे फर्स्ट आना है, मैं फर्स्ट आऊं। तो इसीलिए इन दोनों के में के अंदर, राम और श्याम के अंदर बहुत ही ज्यादा कांटे की टक्कर रहती होगी, जिसे हम लोग टफ एज नेल्स बोलते हैं। ठीक है ना? तो इसलिए बी ऑप्शन इसके लिए करेक्ट आंसर है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट एग्जांपल। फिर दोबारा से सेम, ऊपर डायरेक्शन सेम दी गई हैं, नीचे ऑप्शंस भी आपको सेम दिए गए हैं। सीधे एग्जांपल आप पर आते हैं। स्टेटमेंट दिया गया था, दिस वर्ल्ड इज नाइदर गुड नॉर इविल, ईच मैन मैन्युफैक्चर्स एज वर्ल्ड फॉर हिमसेल्फ। बोला गया था दिस वर्ल्ड इज नाइदर गुड नॉर इविल, ना तो ये जो विश्व है पूरी दुनिया जो है, ना तो ये अच्छी है और ना ये बुरी है। ईच मैन मैन्युफैक्चर्स, जितने भी आदमी हैं वो मैन्युफैक्चर एज वर्ल्ड फॉर हिमसेल्फ, हर एक व्यक्ति ने अपना संसार अपना खुद के लिए कहीं ना कहीं बना रखा है। ये इस तरीके का एक स्टेटमेंट दिया गया है। नाउ लुक इनटू द कंक्लूजंस। फर्स्ट कंक्लूजन इज, सम पीपल फाइंड दिस वर्ल्ड क्वाइट गुड। कुछ लोगों को ये वर्ल्ड जो है वो काफी अच्छा लगता है। एंड सम पीपल फाइंड दिस वर्ल्ड क्वाइट बैड। इसका मतलब कुछ लोगों को ये दुनिया जो है वो बहुत खराब लगती है। कुछ को अच्छी लगती है, कुछ को खराब लगती है। नाउ लुक इनटू द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। बोथ द कंक्लूजन फॉलोज, दोनों ही कंक्लूजन फॉलो करते हैं। एज इट मेंशन्ड इन द स्टेटमेंट दैट ईच मैन मैन्युफैक्चर्स अ वर्ल्ड फॉर हिमसेल्फ, जैसा कि स्टेटमेंट में बोला गया था कि प्रत्येक व्यक्ति ने अपने लिए अपनी दुनिया बना रखी है। सो सम पीपल मे फाइंड इट क्वाइट गुड, तो कुछ लोगों ने अच्छी बना रखी है। एंड सम मे फाइंड इट क्वाइट बैड, कुछ लोगों ने गंदी बना रखी है, खराब बना रखी है। तो इसीलिए गुड और बैड दोनों ही यूज हो रहे हैं। दैट मीन्स सी ऑप्शन इसके लिए बिल्कुल ठीक है, दोनों ही कंक्लूजन इसमें फॉलो करते हैं। नाउ लुक इनटू द नेक्स्ट एग्जांपल। एग्जांपल नंबर थर्ड। स्टेटमेंट, मॉर्निंग वॉक इज गुड फॉर हेल्थ। ये स्टेटमेंट दिया गया, मॉर्निंग वॉक जो है वो स्वास्थ्य के लिए अच्छी होती है। कंक्लूजन, फर्स्ट इज, मोस्ट ऑफ द हेल्दी पीपल गो फॉर वॉकिंग मॉर्निंग वॉक। ज्यादातर हेल्दी पीपल जो होते हैं वो मॉर्निंग वॉक पर जाते हैं। और सेकंड है, इवनिंग वॉक इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। इवनिंग वॉक जो होती है वो हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती है। नाउ लुक इनटू द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड फॉलोज, एक भी इसमें फॉलो नहीं करता है। एज इट कैन नॉट बी कंक्लूडेड दैट मोस्ट ऑफ द हेल्दी पीपल गो फॉर मॉर्निंग वॉक। देखिए, इसमें ये बोला गया है, एक सलाह दी गई है कि मॉर्निंग वॉक इज गुड फॉर हेल्थ। मॉर्निंग वॉक जो है वो अच्छी होती है हेल्थ के लिए, बस इतना बोला गया है। अब वो कब की अच्छी है, सुबह की अच्छी है, शाम की अच्छी है, दोपहर की अच्छी है, कब की है ये कुछ नहीं बोला गया है, रात की अच्छी है। सो मोस्ट ऑफ द हेल्दी पीपल गो फॉर मॉर्निंग वॉक, तो इसका मतलब ज्यादातर जो हेल्दी पीपल है वो मॉर्निंग वॉक पर जाते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, कंफर्म नहीं कह सकते। और इवनिंग वॉक इज नॉट गुड फॉर हेल्थ, ये तो बिल्कुल ही गलत है कि इवनिंग वॉक के बारे में तो कोई बात ही नहीं हुई है। बस ये बताया गया कि मॉर्निंग वॉक अच्छी होती है हेल्थ के लिए। ये थोड़ी नहीं बोला कि शाम की वॉक बेकार है या नाइट में अगर कोई टहल रहा है तो वो बेकार है। नहीं, ऐसा कुछ ऊपर नहीं बोला गया।
तो इसीलिए अपनी तरफ से कुछ भी इसमें हम लोग कंक्लूड नहीं कर सकते। दैट मीन्स नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड फॉलोज, एक भी कंक्लूजन इसमें फॉलो नहीं करता है। दैट मीन्स डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट वन। नाउ नेक्स्ट वन इज एग्जांपल नंबर 4। स्टेटमेंट दिया गया था एनिमल्स लिव ऑन ऑक्सीजन। एनिमल जो है वो ऑक्सीजन लेकर के जिंदा रहते हैं या ऑक्सीजन पर ही जिंदा है। नाउ लुक इनटू द कंक्लूजंस। फर्स्ट कंक्लूजन इज प्लांट्स डू नॉट लिव ऑन ऑक्सीजन। प्लांट्स जो है वो ऑक्सीजन पर नहीं रहते हैं। दूसरा, एनीथिंग दैट नीड्स ऑक्सीजन इज बाउंड टू बी एनिमल। दूसरी चीज ये बोली गई कि एनीथिंग दैट नीड्स ऑक्सीजन, जितने भी लोगों को ऑक्सीजन की नीड है या एनीथिंग कोई भी चीज है जिसको ऑक्सीजन की नीड है, वो एनिमल बनने के लिए बाउंड है, बाध्य है। बाउंड का मतलब होता है बाध्य होना। नाउ लुक इनटू द सॉल्यूशन। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नन ऑफ द कंक्लूजन फॉलोज। एनिमल लिव ऑन ऑक्सीजन डज नॉट इंप्लाई दैट अदर थिंग्स डू नॉट नीड ऑक्सीजन। देखिए इसके लिए बिल्कुल पहली वाली चीज, पहला कंक्लूजन एकदम गलत हो रहा है। क्यों? प्लांट्स डू नॉट लिव ऑन ऑक्सीजन, एनिमल्स की बात हो रही है और उधर उन्होंने प्लांट्स डाल दिया, तो ये तो वैसे ही गलत हो जाता है। दूसरा, एनीथिंग दैट नीड्स ऑक्सीजन बाउंड टू बी एनिमल, जितने चीजों को एनिमल वो ऑक्सीजन चाहिए वो बाउंड है एनिमल बनने के लिए, ऐसा भी कोई जरूरी नहीं है, ऐसा बाउंडेशन तो कोई नहीं लगाई गई है। तो इसका मतलब डी ऑप्शन इसके लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, एक भी कंक्लूजन इसमें फॉलो नहीं करेगा। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज फिफ्थ एग्जाम्पल। स्टेटमेंट दिया गया था ओनली व्हाइट कलर व्हीकल शुड बी अलाउड इन इंडिया फॉर प्रमोटिंग पीस। पीस का मतलब होता है शांति। शांति को बढ़ावा देने के लिए हमें ऐसा कर देना चाहिए कि केवल और केवल व्हाइट कलर के व्हीकल्स ही अलाउड होने चाहिए अंदर इंडिया के अंदर। ये बात बोली गई है टू प्रमोटिंग पीस। नाउ लुक इनटू द कंक्लूजंस। फर्स्ट इज ब्लू कलर व्हीकल्स प्रमोट पीस। ब्लू कलर के व्हीकल्स जो होते हैं वो पीस को प्रमोट करते हैं। और सेकंड बोला गया व्हाइट कलर व्हीकल्स प्रमोट पीस। व्हाइट कलर के जो व्हीकल्स होते हैं वो पीस को प्रमोट करते हैं। नाउ लुक इनटू द सॉल्यूशन। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। In the given statement, it is mentioned that white color vehicles should be allowed to promote peace. ऐसा स्टेटमेंट में बोला गया है कि मेंशन किया गया कि व्हाइट कलर के जो व्हीकल्स होते हैं शुड बी अलाउड टू प्रमोट पीस, उन्हें अलाउड करना चाहिए। व्हाइट कलर व्हीकल शुड बी अलाउड टू प्रमोट पीस, पीस को बढ़ावा देने के लिए, शांति को बढ़ावा देने के लिए। फ्रॉम दिस वी कैन कंक्लूडेड दैट, और इससे हमें क्या कंक्लूड करने को मिल रहा है, दैट व्हाइट कलर व्हीकल्स प्रमोट पीस। इससे यहां से हमें यह पता चल रहा है कि व्हाइट कलर के जो व्हीकल्स होते हैं वो पीस को प्रमोट करते हैं। ये बात यहां से पता चल रही है साफ। सो ओनली कंक्लूजन सेकंड इज फॉलो। सिर्फ इसके लिए सेकंड फॉलो करता है, फर्स्ट फॉलो नहीं करता है। फर्स्ट क्यों नहीं फॉलो हो रहा है? क्योंकि ब्लू कलर व्हीकल्स प्रमोट पीस। ब्लू कलर के व्हीकल्स प्रमोट करते हैं पीस को? नहीं, ऐसा ऊपर कहीं पर भी स्टेटमेंट से पता नहीं चल रहा है। बात हो रही है व्हाइट कलर के व्हीकल्स की। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट एग्जांपल। एग्जांपल नंबर 6। स्टेटमेंट इंडियाज इकोनॉमी इज डिपेंडिंग मेनली ऑन फॉरेस्ट। इंडिया की जो इकोनॉमी है वो मेनली डिपेंड करती है फॉरेस्ट्स पे। नाउ लुक इनटू द कंक्लूजंस। फर्स्ट इज ट्रीज शुड बी प्रिजर्व टू इंप्रूव इंडियन इकोनॉमी। ट्रीज जो है शुड बी प्रिजर्व्ड, इनको प्रिजर्व किया जाता है टू इंप्रूव इंडियन इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी से ट्रीज शुड बी प्रिजर्व्ड। और सेकंड बोला गया इंडिया वांट्स ओनली मेंटेनेंस ऑफ फॉरेस्ट टू इंप्रूव इकोनॉमिक कंडीशंस। इंडिया वांट्स ओनली मेंटेनेंस, इंडिया को सिर्फ मेंटेनेंस ऑफ फॉरेस्ट की रिक्वायरमेंट है टू इंप्रूव इकोनॉमिक कंडीशंस, इकोनॉमिक कंडीशंस अपनी फुलफिल करने के लिए। नाउ मूविंग टू द सॉल्यूशन। ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। Conclusion first, always, because trees are a part of forest and India's economy depends
मेनली ऑन फॉरेस्ट। देखिए, ट्रीज शुड बी प्रिजर्व टू इम्प्रूव इंडियन इकोनॉमी। बोला गया था कि इंडियन इकोनॉमी डिपेंडिंग मेनली ऑन फॉरेस्ट, फॉरेस्ट के ऊपर बहुत बड़ा एक इनका योगदान है, या ये कह सकते हैं कि मेनली डिपेंडिंग उस पर है। तो इसकी वजह से अगर हम लोग ट्रीज को प्रिवेंट करते हैं तो इसमें कुछ गलत नहीं कर रहे, बिल्कुल ठीक ही है, क्योंकि मेन इकोनॉमी चल ही उसी से रही है। अब दूसरा गलत क्यों हो रहा है कि इंडिया वांट्स ओनली मेंटेनेंस ऑफ फॉरेस्ट टू इंप्रूव इकोनॉमी। मेंटेनेंस फॉरेस्ट का सिर्फ इसलिए कर रही है ताकि अपनी इकोनॉमिक कंडीशन उनकी अच्छी बने रहे। ये चीज भी कहनी वैसे गलत होगी ना। तो इसीलिए सिर्फ इसमें पहला कंक्लूजन फॉलो कर रहा है, सिर्फ स्टेटमेंट फर्स्ट इज फॉलोज। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 7। स्टेटमेंट दिया गया था, ऑन October 2 let us pledge to make the country free of single use plastic, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। 2 अक्टूबर को प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने यह ऐलान किया या ये बोला कि लेट अस प्लेज, कि हम लोग ये प्रतिज्ञा लेते हैं, टू मेक द कंट्री फ्री ऑफ सिंगल यूज प्लास्टिक, हम लोग अपने देश को सिंगल यूज प्लास्टिक से फ्री करेंगे। ऐसी उन्होंने व्याख्या दी या ऐसा उन्होंने बोला 2 अक्टूबर वाले दिन। कंक्लूजन्स, फर्स्ट इज all Indians should reduce and then completely eliminate the consumption of single-use plastic like packaged drinking water. जितने भी इंडियंस हैं वो ये सब बात सुनने के बाद में कहीं ना कहीं अपने आप में बदलाव लेके आएंगे और रिड्यूस करेंगे इसके यूज को, और धीरे धीरे करके कंप्लीटली एलिमिनेट करेंगे, कंप्लीटली हटा देंगे द कंजप्शन ऑफ सिंगल यूज प्लास्टिक, सिंगल यूज प्लास्टिक से अपने आप को दूर कर लेंगे और इसके कंजप्शन को खत्म करेंगे धीरे धीरे करके। सेकंड बोला गया, इंडिया इज गोइंग टू बी कंप्लीटली प्लास्टिक फ्री ऑन October 2। इंडिया जो है वो कंप्लीटली फ्री हो जाएगी 2 अक्टूबर को, प्लास्टिक फ्री हो जाएगी। नाउ लुक इनटू द सॉल्यूशन, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। The statement given by PM indicates that all Indians eliminate should reduce and then completely the consumption of single use plastic. पीएम ने अगर कोई बात कही है तो उस बात को मानते हुए काफी इंडियंस क्या करेंगे कि इससे कहीं ना कहीं एलिमिनेट होना कोशिश करेंगे, इसके कंजप्शन को कम करेंगे, सिंगल यूज प्लास्टिक को, और धीरे धीरे करके खत्म करने की कोशिश करेंगे। बट वी कैन नॉट से दैट इंडिया इज गोइंग टू बी कंप्लीटली प्लास्टिक फ्री ऑन October 2। लेकिन इस बात का मतलब हम ये नहीं निकाल सकते कि उधर उन्होंने बोला, मतलब ये सोचिए, मतलब ये तो एक तरीके से स्विच ऑन और ऑफ करने वाली बात हो गई कि वहां से उन्होंने, मतलब ये तो बटन वाला सिस्टम तो है नहीं कि उधर से उन्होंने बोला, बटन उधर चालू किया और इधर इंडिया प्लास्टिक फ्री हो गई। नहीं, इट कैन बी पॉसिबल नहीं। हाँ, ये पॉसिबल हो सकता है, धीरे धीरे करके हो सकता है, लेकिन आप ये कहें कि एकदम से विद इन अ आवर या विद इन अ डे में ये हो जाए, इट इज नॉट पॉसिबल। तो इसीलिए 2 अक्टूबर को ही एकदम कंप्लीटली फ्री हो जाए ऐसा जरूरी नहीं है, ये नहीं हो सकता है। हैंस ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलो, इसीलिए केवल इसके अंदर पहला फॉलो करता है कि हाँ, इस बात को माना जाएगा और मानने के बाद रिड्यूस करेंगे हम अपने कंजप्शन को और धीरे धीरे करके इसको हम लोग एलिमिनेट कर देंगे, मतलब धीरे धीरे हटा लेंगे अपनी लाइफ से। ये बात बिल्कुल ठीक है। नाउ लुक इनटू द नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 8। स्टेटमेंट, अ रूम विद फ्लावर्स लुक्स ब्यूटीफुल। रूम विद फ्लावर्स, कोई भी कमरा है अगर वो फ्लावर्स के साथ में है या फ्लावर्स उसमें लगे हुए हैं, लुक्स ब्यूटीफुल मतलब कहीं ना कहीं अच्छा लगता है। नाउ लुक इनटू द कंक्लूजन्स, द फर्स्ट इज फ्लावर्स आर ग्रोन फॉर डेकोरेशन ऑफ रूम। फ्लावर्स जो होते हैं वो उगाए जाते हैं केवल इसलिए रूम्स की ताकि डेकोरेशन हो सके। दूसरा, रूम विदाउट फ्लावर्स लुक्स अगली। रूम्स जो होते हैं फ्लावर्स के बिना वो बहुत ज्यादा अगली लगते हैं या गंदे लगते हैं, ये बात कह सकते हैं। नाउ लुक इनटू द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नाइदर ऑफ द कंक्लूजन इज ट्रू, इसमें एक भी कंक्लूजन जो है वो बिल्कुल ठीक नहीं है। अ रूम में लुक ब्यूटीफुल विद अदर डेकोरेटिव आइटम ऑल्सो। देखिए, फ्लावर्स आर गोन फॉर डेकोरेशन ओनली, सिर्फ डेकोरेशन, वो भी डेकोरेशन के लिए ठीक है अगर बोलते एक बार को समझ में आता,
लेकिन सिर्फ रूम्स की ओर लगा दिया तब तो ये बिल्कुल ही गलत हो गया। क्या रूम का ही केवल डेकोरेशन होता है और सब चीज़ों का नहीं होता है क्या फ्लावर्स से? तो इसलिए ये गलत हो गया। रूम्स विदाउट फ्लावर लुक अगली, विदाउट फ्लावर्स के रूम जो होते हैं वो अगली लगते हैं? नहीं, सजावट की और भी काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं, डेकोरेटिव आइटम्स आते हैं काफ़ी सारे, उनसे भी जो रूम होता है वो अच्छा लगता है, ज़रूरी नहीं है कि फ्लावर्स लगाए जाएँ तभी वो अच्छा हो। तो इसलिए इसमें दोनों ही कंक्लूजन्स जो हैं वो फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। डी ऑप्शन इज़ करेक्ट आंसर। Now moving to the next question, next example. Next example is example number 9. A statement says that fortune favors the brave. 4 लाइनों में बात को खत्म किया गया। Fortune favors the brave. Now look into the conclusions. पहला है रिस्क आर नेसेसरी फॉर सक्सेस। रिस्क जो है वो नेसेसरी है सक्सेस के लिए। और दूसरा कावर्ड्स डाई मैनी टाइम बिफोर देयर डेथ। कावर्ड्स जो होते हैं, जो डरपोक होते हैं, वो काफी बार मरते हैं जीवन में अपनी मृत्यु आने से पहले। नाउ लुक इनटू द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट ओनली दोज हु टैकल सिचुएशन ब्रेवली अचीव सक्सेस। जो लोग कठिनाइयों का सामना करते हैं, जो लोग परिश्रम करते हैं, कठिनाइयों का सामना करते हैं और डट के सामना करते हैं, चाहे किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, उससे पीछे नहीं हटते हैं, दृढ़ निश्चय होता है उनकी लाइफ में, उनका गोल जो होता है वो उन्हें अचीव करना है, तो वो कहीं न कहीं जब अपने काम में जब वो कोई कमी नहीं लेके आते हैं, ब्रेवली किसी काम को अगर वो कर रहे हैं, तो वो कहीं न कहीं सक्सेस पाते हैं। So conclusion first is follow. However, conclusion second is ambiguous with concern to the given statement and so does not follow. अब कावर्ड्स जो होते हैं वो बार-बार मरते हैं अपने मृत्यु आने से पहले, ऐसा इस तरीके की कोई बात ऊपर नहीं बोली गई है। That's why only option A is correct. Now moving to the next example. Example number 10. Statement. A man must be wise to be a good wrangler. Good wrangler are talkative and boring. Now, look into the conclusions. First is all the wise persons are boring, and second one is all the wise person are good wrangler. Okay. Now, look into the options. Now, look into the solution of this question. Option D is correct answer. According to the statement, गुड रैंगलर आर वाइज मैन। गुड अच्छे व्यक्ति जो है, गुड रैंगलर्स आर वाइज मैन, बट इट डज नॉट मीन दैट ऑल वाइज मैन आर गुड रैंगलर। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ऑल वाइज मैन, जितने भी वाइज मैन है वो सारे के सारे रैंगलर हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। सो नाइदर फर्स्ट नॉर सेकेंड फॉलो, इसलिए एक भी कंक्लूजन जो है वो इसके अंदर फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। नाउ द नेक्स्ट वन इज 42.2, that is type 2, more than one statement and 4 conclusions. अब यहां पर क्या है, मोर देन वन स्टेटमेंट आएगा और मोर देन वन कंक्लूजन आएगा। 2 भी आ सकते हैं, 3 भी आ सकते हैं, 4 भी आ सकते हैं। मोर देन वन स्टेटमेंट एंड 2, 3, 4 conclusions. In this type of question, more than 2 statement are given followed by some conclusions. 2 से ज्यादा स्टेटमेंट या 2 स्टेटमेंट दिए जाते हैं, फिर कुछ कंक्लूजन्स दिए जाते हैं। कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू चूज द कंक्लूजन। कैंडिडेट से अपेक्षा करी जाती है कि ऑप्शंस को चूज करें विच फॉलो द गिवन स्टेटमेंट, जो भी स्टेटमेंट में दिया गया है उससे। फॉलोइंग एग्जाम्पल्स विल गिव यू अ बेटर अंडरस्टैंडिंग अबाउट द टाइप ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड। ये कुछ एग्जाम्पल्स आपको दिखाए जा रहे हैं जिससे आपको बेटर अंडरस्टैंड आप कर पाएंगे कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नाउ डायरेक्शंस इज in each of the following questions, 2 statements are given followed by 2 conclusions, first and second. यहां पर कुछ क्वेश्चंस दिए गए जिसमें 2 स्टेटमेंट है और फॉलोड बाय 2 कंक्लूजन, फर्स्ट एंड सेकंड। यू हैव टू कंसीडर द 2 स्टेटमेंट टू बी ट्रू। आपको उन दोनों स्टेटमेंट्स को ट्रू मानना है।
even if they seem to be a variance from commonly known facts। वो commonly known facts जो होते हैं उनसे अगर वो अलग भी हैं तब भी उसे आपको सही मानते हुए कंक्लूजन्स को करना है। यू हैव टू डिसाइड विच ऑफ द गिवन कंक्लूजन, आपको ये डिसाइड करना है कि जो भी कंक्लूजन दिए गए हैं, इफ एनी फॉलो फ्रॉम द गिवन स्टेटमेंट, क्या कोई भी स्टेटमेंट से फॉलो हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है, ये कंक्लूजन्स को आपको चेक करना है। नाउ लुक इनटू द एग्जांपल नंबर 11 स्टेटमेंट्स। फर्स्ट दिया गया था, नो टीचर कम्स टू द स्कूल ऑन अ बाइसाइकिल। कोई भी टीचर जो है वो बाइसाइकिल से स्कूल नहीं आते हैं। बी, आनंद कम्स टू द स्कूल ऑन अ बाइसाइकिल। आनंद जो है वो स्कूल आता है किससे? बाइसाइकिल से। ये दो स्टेटमेंट्स आपको दिए गए हैं। नाउ लुक इनटू द कंक्लूजन। पहला है, आनंद इज नॉट अ टीचर। आनंद जो है वो टीचर नहीं है। और दूसरा है, आनंद इज अ स्टूडेंट। आनंद जो है वो स्टूडेंट है। नाउ options are A, B, C, D. First option is conclusion first alone can be drawn. Option B is only conclusion second can be drawn. Third option is both conclusion can be drawn. And D option is both conclusion cannot be drawn. Okay. Now look into the solution of this question. Option A is correct answer. Anand always comes on bicycle which is not used by any teacher. एक बात समझिए, साफ बोला गया था कि नो टीचर कम्स टू द स्कूल ऑन अ बाइसाइकिल। कोई भी टीचर जो है वो बाइसाइकिल से नहीं आता है। तो कोई भी टीचर जब बाइसाइकिल से नहीं आता है, अब यहां पर अगर ये बोल रहे हैं कि आनंद इज नॉट अ टीचर, इसका मतलब आनंद जो है वो टीचर नहीं है। तो और आनंद जो है, आनंद कम्स टू द स्कूल ऑन अ बाइसाइकिल, आनंद जो है वो स्कूल से ही बाइसाइकिल आता है। दैट मीन्स आनंद इज नॉट अ टीचर। आनंद जो है वो टीचर नहीं है। अगर टीचर होता तो क्या होता, और टीचर नहीं है तो क्या नहीं हो रहा है? क्योंकि साफ बोल दिया गया कि नो टीचर्स कम टू द स्कूल ऑन अ बाइसाइकिल। कोई भी टीचर जो है वो बाइसाइकिल से स्कूल नहीं आता है। सो आनंद कम्स ऑन द बाइसाइकिल विच इज नॉट यूज्ड बाय एनी टीचर। तो कोई भी टीचर उसका यूज नहीं करता बाइसाइकिल का। हेंस आनंद कैन नॉट बी अ टीचर। इसका मतलब आनंद जो है वो टीचर नहीं है। देयरफॉर फर्स्ट इज वैलिड। तो पहला तो हो जाता है इसमें वैलिड। सेकंड इज नॉट वैलिड। सेकंड वैलिड नहीं है। बिकॉज इफ आनंद इज नॉट अ टीचर, अगर आनंद टीचर नहीं है, ही इज आइदर अ स्टूडेंट और अ स्टाफ मेंबर। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है ना, अब स्कूल के अंदर सिर्फ दो ही लोग थोड़ी नहीं होते हैं कि सिर्फ क्या कहते हैं, एक स्टूडेंट है और टीचर है, और स्टाफ मेंबर हो सकते हैं, कोई पियोन हो सकता है, एनीवन कैन बी। तो इससे ये बात यहाँ पर प्रूव नहीं हो जाती है कि आनंद जो है वो एक स्टूडेंट है। तो इसीलिए इसका सेकंड जो है वो इनवैलिड है, और फर्स्ट जो है वो बिल्कुल एकदम वैलिड रीजन है। दैट्स व्हाई ए ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। बिल्कुल सही जवाब है इसका। नाउ द नेक्स्ट वन इज एग्जांपल नंबर 12 स्टेटमेंट। मोस्ट ऑफ द 64 नंबर बसेस गो टू माय ऑफिस। ज्यादातर 64 नंबर की जो बसेस होती हैं वो मेरे ऑफिस तक जाती हैं। बी बोला गया, दिस इज 64 नंबर बस, और ये जो है ये 64 नंबर बस है। नाउ लुक इनटू द कंक्लूजंस। फर्स्ट इज, दिस बस गोज टू माय ऑफिस। ये बस जो है ये मेरे ऑफिस तक जाती है। दिस बस गोज टू माय ऑफिस। और सेकंड बोला गया, दिस बस डज नॉट गो टू माय ऑफिस। ये बस जो है वो मेरे ऑफिस नहीं जाती। पहले में बोला गया जाती है, दूसरे में बोला गया नहीं जाती है। बस ये दो कंक्लूजंस आपको दिए गए हैं। Now look into the options. Option first is first and second both can be drawn. Option B is only second can be drawn. Option C is only first can be drawn. And option D is first and second both cannot be drawn. Now look into the solution of this question. D. Presence of word most in the statement makes both first and second ambiguous. Hence, none first nor second can be drawn.
प्रेजेंस ऑफ वर्ड मोस्ट, एक मोस्ट वाला जो वर्ड है ना, उसने इस सबको गलत कर दिया। मोस्ट जो है इसको हम किसी पर्टिकुलर एक यूनिट में डिफाइन नहीं कर सकते। अब मोस्ट ऑफ द 64 नंबर बसेस गो टू माय ऑफिस, मोस्ट ऑफ द है। अब मोस्ट ऑफ में पर्टिकुलर किसी नंबर को हम डिफाइन नहीं कर सकते। गिव मी सम शुगर, तो सम क्या है? सम तो कुछ भी है। सम को पर्टिकुलर किसी नंबर में, किसी पर्टिकुलर वैल्यू में आप डिफाइन नहीं कर सकते। तो इसीलिए यहां पर भी मोस्ट को हम किसी नंबर में डिफाइन नहीं कर सकते। दैट्स व्हाई डी ऑप्शन एक भी कंक्लूजन इसमें फॉलो नहीं कर पा रहा है। अब मोस्ट ऑफ द 64 मतलब ज्यादातर जाती हैं। मान लीजिए जैसे 100 बसेस जाती हैं, मोस्ट ऑफ द 64 नंबर बसेस गो टू माय ऑफिस, ज्यादातर 64 नंबर बस जो होती है वो मेरे ऑफिस से होके निकलती है, ज्यादातर। अब इसका मतलब ये नहीं है कि सारी 64, मान लीजिए उस शहर के अंदर 100 बसेस ऐसी हैं जो 64 नंबर की है, तो 100 की 100 बसें जा रही हैं उसके ऑफिस पर, नहीं, ज्यादातर जाती हैं। अब ये 70 भी होता है, 75 भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है। और फिर बोला गया कि दिस इज 64 नंबर बस, ये जो है ये 64 नंबर बस है। तो दिस इज 64 नंबर बस, तो इसका मतलब जरूरी ये कंफर्म तो नहीं हो जाता है कि ये पक्का आपके ऑफिस पर जाएगी ही जाएगी। उसने बोल दिया मोस्ट ऑफ द जाती है, मोस्ट ऑफ द 64 नंबर बसेस जाती हैं, सारी नहीं जाती हैं, ऑल नहीं लगा दिया उसने उसमें। तो इसीलिए दिस बस गोज टू माय ऑफिस, क्या ये बस मेरे ऑफिस जा रही है? हाँ, हो सकता है जा रही हो। और दिस बस डज नॉट गो टू माय ऑफिस, ये बस मेरे ऑफिस नहीं जा रही है, ये भी हो सकता है। तो दोनों ही इसके अंदर कंक्लूजन ऐसे हैं जो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। कंफर्म हम किसी चीज के लिए नहीं है, कंफर्म हम किसी कंक्लूजन के लिए नहीं है। तो जब कंफर्म नहीं है, दैट्स व्हाई हम लोग फर्स्ट एंड सेकंड दोनों को ही ड्रॉन इसके अंदर नहीं कर सकते हैं। दैट्स व्हाई डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, डायरेक्शंस। द नेक्स्ट एग्जांपल इज एग्जांपल नंबर 13। बोला गया था ऑल स्टूडेंट्स आर बॉयज। ए था ऑल स्टूडेंट्स आर बॉयज, जितने स्टूडेंट्स हैं वो बॉयज हैं। और सेकंड बोला गया नो बॉय इज डल, कोई भी बॉय जो है वो डल नहीं होता है। ऑल स्टूडेंट्स आर बॉय, जितने स्टूडेंट हैं वो बॉय हैं, और कोई भी बॉय डल नहीं होता है। नाउ कंक्लूजन इज, फर्स्ट इज नो स्टूडेंट इज डल, कोई भी स्टूडेंट जो है वो डल नहीं है। और सेकंड बोला गया देयर आर नो गर्ल्स इन द क्लास, इस क्लास के अंदर कोई भी गर्ल्स नहीं है। दो चीजें बोली गई हैं। नाउ लुक इनटू द ऑप्शंस। ऑप्शन ए इज ओनली फर्स्ट इज इन्फर्ड, बी इज ओनली सेकंड इज इन्फर्ड, सी इज बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर इन्फर्ड, डी ऑप्शन आइदर फर्स्ट और सेकंड इज इन्फर्ड, और ई ऑप्शन नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड इज इन्फर्ड। नाउ लुक इनटू द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नथिंग कैन बी कंक्लूडेड अबाउट गर्ल्स, हम लोग गर्ल्स के बारे में कुछ भी कंक्लूड यहां पर नहीं कर सकते हैं। हैंस ओनली फर्स्ट कैन बी इन्फर्ड, इसलिए सिर्फ इसके अंदर पहला ही इन्फर्ड करता है। ऊपर गर्ल्स से रिलेटेड कोई बात बोली नहीं जा रही है, सिर्फ बॉयज से बात बोली गई है, बॉयज के लिए, ऑल स्टूडेंट्स के लिए। ऑल स्टूडेंट आर बॉयज और नो बॉय इज डल, सो नो स्टूडेंट इज डल, तो कोई भी स्टूडेंट डल नहीं है, क्योंकि जितने भी स्टूडेंट हैं वो सारे के सारे बॉयज हैं। तो कोई भी स्टूडेंट डल नहीं है, बिल्कुल सही बात है। तो इसलिए पहला सिर्फ इसके लिए ठीक होता है, बाकी दोनों या जो सेकंड कंक्लूजन है वो सही नहीं हो पा रहा। नाउ लुक इनटू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट एग्जांपल इज एग्जांपल नंबर 14। स्टेटमेंट ए, all employees except one or two are slow and inactive, सभी एम्प्लॉइज में के अंदर केवल एक या दो को छोड़ करके, एक्सेप्ट वन और टू आर स्लो एंड इनएक्टिव, सभी एम्प्लॉय के अंदर सिर्फ एक दो को छोड़ करके बाकी जितने भी हैं वो सारे के सारे स्लो हैं और इनएक्टिव हैं। बी बोला गया ऑल एम्प्लॉइज आर ओल्ड मैन, जितने भी एम्प्लॉइज हैं वो सारे के सारे ओल्ड मैन हैं। ये दो स्टेटमेंट्स आपको दिए गए हैं। नाउ लुक इनटू द कंक्लूजंस। फर्स्ट इज
सम एम्प्लॉइज आर एफिशिएंट, कुछ एम्प्लॉय जो है वो एफिशिएंट हैं। एंड सेकंड इज सम ओल्ड मैन आर गुड एम्प्लॉइज, कुछ ओल्ड मैन जो है वो अच्छे एम्प्लॉइज की कैटेगरी में आते हैं, गुड एम्प्लॉइज हैं। नाउ लुक इनटू द ऑप्शंस। ऑप्शन फर्स्ट इज ओनली फर्स्ट इज इन्फर्ड, बी इज ओनली सेकंड इज इन्फर्ड, सी इज बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर इन्फर्ड, डी ऑप्शन आइदर फर्स्ट और सेकंड इज इन्फर्ड। नाउ लुक इनटू द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड कैन बी इन्फर्ड, दोनों ही इसके अंदर इन्फर्ड करते हैं। एज सम एम्प्लॉइज आर एफिशिएंट एंड सम ओल्ड मैन आर गुड एम्प्लॉइज। देखिए यहां पर एक वर्ड लगा दिया गया सम, ऑल के अंदर सम आ सकता है, तो सम एम्प्लॉइज आर एफिशिएंट, अब यहां पर ऑल आया तो ऑल के अंदर सम तो आ ही जाता है, तो कुछ एफिशिएंट है, बिल्कुल सही बात है, और कुछ ओल्ड मैन हैं जो कि गुड एम्प्लॉइज हैं, ये बात भी बिल्कुल ठीक है। दैट्स व्हाई सी ऑप्शन फर्स्ट एंड सेकंड बोथ आर इन्फर्ड, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 15 statement is the constitution assures the fundamental rights। जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है ये आपको एश्योरेंस देता है आपके फंडामेंटल राइट्स के लिए। बी क्या है? पार्लियामेंट हैज राइट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट के पास में ये राइट है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कुछ भी अमेंडमेंट कर सकता है। अमेंडमेंट का मतलब होता है संशोधन, कुछ भी संशोधन किसी भी समय पर कर सकता है, ये उसके पास में अधिकार है, ये उसके पास में राइट है। नाउ लुक इनटू द कंक्लूजन्स। फर्स्ट इज पार्लियामेंट इंक्लूडेड फंडामेंटल राइट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट जो है वो फंडामेंटल राइट्स इंक्लूड फंडामेंटल राइट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन, वही फंडामेंटल राइट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कहीं ना कहीं लेके आता है, कंक्लूड करता है या इंक्लूड करता है। सेकंड, पार्लियामेंट डिड नॉट एश्योर द फंडामेंटल राइट्स, पार्लियामेंट जो है वो फंडामेंटल राइट्स को एश्योर नहीं करता है। नाउ लुक इनटू द ऑप्शंस। ऑप्शन फर्स्ट इज ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलोज, ऑप्शन बी इज ओनली सेकंड फॉलोज, सी ऑप्शन बोथ कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकंड फॉलोज, एंड डी ऑप्शन नन ऑफ द अबव, एक भी इसमें सही नहीं है। नाउ लुक इनटू द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। Option D is correct answer. From the above two statements, it is not clear whether the parliament can assure the fundamental rights or not. इसमें एक भी कंक्लूजन ठीक नहीं है। क्यों? फ्रॉम द अबव टू स्टेटमेंट, ऊपर जो स्टेटमेंट्स दिए गए थे, इट इज नॉट क्लियर, ये बिल्कुल भी क्लियर नहीं हो पा रहा है कि वेदर द पार्लियामेंट कैन एश्योर द फंडामेंटल राइट्स और नॉट। फंडामेंटल राइट्स जो है ये पार्लियामेंट एश्योर करती है या नहीं करती है, ऐसा ऊपर स्टेटमेंट से कहीं से पता नहीं चल रहा है। एक बार आप फिर से स्टेटमेंट चाहे तो पढ़ लीजिए। पहला था द कॉन्स्टिट्यूशन एश्योर्स द फंडामेंटल राइट, कॉन्स्टिट्यूशन एश्योर करता है फंडामेंटल राइट्स को, और दूसरा बोला गया था पार्लियामेंट हैज राइट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट के पास राइट है इसके अंदर संशोधन करने का, एश्योरेंस देने की बात, ऐसी कुछ बात ऊपर नहीं बोली गई है बी के अंदर। और एश्योरेंस की बात जिसमें बोली गई है वो बोली गई है कॉन्स्टिट्यूशन के लिए कि कॉन्स्टिट्यूशन एश्योर करता है आपके फंडामेंटल राइट्स को, ना कि पार्लियामेंट एश्योर कर रहा है। तो इस तरीके की कोई भी बात ऊपर नहीं बोली जा रही है। दैट्स व्हाई डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, नन ऑफ द अबव। मुलाकात होती है हमारी आपसे आगे के सेशंस में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।